हेलो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हैं और हिंदी के सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है, क्योंकि हिंदी वो पढ़ते जनरली नहीं, एग्ज़ाम के समय ही याद आता है उनको हिंदी का सब्जेक्ट। तो सिलेबस हमने इस चैनल पे वीडियो बना के डाल दिया है और सिलेबस को आप अच्छे से देखिए कि क्या आपको उसके अंदर पढ़ना है। आज जो हम लोग एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर का मतलब है कि हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन हम लोग लेकर आ रहे हैं। एक ही जगह पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदी कोर है ये दो तरह से यहाँ चलता है। हिंदी कोर का ये जो सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल सेमेस्टर 3 और 4 के लिए काम करेगा। जो बच्चे सेमेस्टर 3 में हैं, जैसे सेमेस्टर 3 में आर्ट्स वाले को, आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनका सेमेस्टर 3 में हिंदी रहता है, सेमेस्टर 4 में उनका इंग्लिश रहता है। और जो कॉमर्स और साइंस के बच्चे हैं उनका सेमेस्टर 3 में इंग्लिश रहता है और सेमेस्टर 4 में कॉमर्स और साइंस का हिंदी रहता है। ये नियम है, ठीक है। कॉमर्स और साइंस का सेमेस्टर 4 में जो है, यानी कॉमर्स और साइंस जो है वो सम संख्या, जो इवेन नंबर होता है, इवेन नंबर में उसका हिंदी रहेगा, ठीक है। और ऑड जो नंबर होता है, विषम संख्या, विषम संख्या वाला सेमेस्टर में उसका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। विषम संख्या का मतलब है कि कॉमर्स और साइंस वाले 1 में इंग्लिश होगा, फिर 3 में इंग्लिश होगा, फिर 5 में इंग्लिश रहेगा, फिर 7 में इंग्लिश रहेगा। और जो सम संख्या वाला है, जैसे 2 में तो देखिएगा हिंदी होगा, 4 में अभी आप हिंदी दिए हैं, इस तरह से आपका चलेगा। अगर आप 2 में हिंदी नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप पुराने वाले सिलेबस में होंगे, बीच में सिलेबस बदला है ना, तो नए सिस्टम यही है। और आर्ट्स वाले का क्या है, आर्ट्स वाले का जो इवेन नंबर, इवेन मतलब सम संख्या वाला जो नंबर है, सेमेस्टर है 2, 4, 6, 8, उसमें वो पढ़ेंगे इंग्लिश। और जो ऑड वाला नंबर का संख्या है 1, 3, 5, 7, उसमें वो पढ़ेंगे हिंदी। इनका ये कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आपको चलना है। तो जो बच्चे सेमेस्टर 3 में या सेमेस्टर 4 में है, केवल इस वीडियो को वही देखेंगे। सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस अलग है, उसके सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। तो सेमेस्टर 3 और 4 के बच्चे, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, उनको फ़ायदा होगा। ऐसा ना हो कि सेमेस्टर 1 का बच्चा देख के चल जाए और कमेंट में लिखेगा कि गजब पढ़ाते, एको क्वेश्चन नहीं मिला। अरे भाई, आप गलत जगह पर देखोगे तो गलत चीज़ मिलेगा ना। तो चलिए ठीक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए एक मॉडल पेपर जो हिंदी का है, जिसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि मौन वाचन किसे के सहारे किया जाता है। मौन वाचन मतलब होता है मन से बात करना। तो मौन वाचन या अल्पभाषी या अधिक समझने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कि कम बोलिए, सामने वाले को समझ आ जाएगा। बोलता है सामाजिक संवाद में भाषिक, खास करके जो मौन वाचन है वो संकेतों के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? संकेत। बहुत बार हम कुछ बात बोलते नहीं, संकेत करते और सामने वाला उसे समझ जाता है। तो मौन वाचन वही होता है। मौन वाचन जो है किसके, अगर पूछा जाएगा किसके सहारे, तो संकेत के सहारे किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बुला लिए, से चुप आ गए हो, आँख से इशारा कर दिए तो वो चला गया। तो ये मतलब हम लोग जो है संकेत के सहारे मौन वाचन करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है कोई चीज़, कोई ध्वनि सुन रहा है, कोई आवाज़ सुन रहा है, उसको लिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं श्रवण सारगर्भित लेखन। क्या बोलते हैं? श्रवण सारगर्भित लेखन। अगर कोई विद्यार्थी कोई ध्वनि सुन रहा है और उसको लिखना चाहेगा तो बोलते हैं श्रवण सारगर्भित लेखन। सुनना और फिर उसको अपने मन से कुछ विचार प्रस्तुत करना और फिर लिखना। वाक्य क्या है? तो बोलता है वाक्य एक भाषा और साहित्यिक अध्ययन में से एक महत्वपूर्ण शैक्षिक इकाई है। वाक्य जो है भाषा और साहित्यिक अध्ययन में से एक महत्वपूर्ण शैक्षिक इकाई है। इसमें भाषा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शब्दार्थ, वाक्य रचना, भाषा के सार्थक विकास, अर्थ, श्रुति, शिल्प इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी वाक्य के अंदर ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं। अगर दूसरे भाषा में बात करें तो बोलता है वाक्य शब्द का हिंदी में अर्थ होता है विश्लेषण करना या विवेचन करना। यानी किसी चीज़ की विवेचना करेंगे तो वाक्य बन जाता है। इसका मतलब यह है कि एक विषय के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषित करना और समझने की प्रक्रिया ही वाक्य कहलाता है। अब कोई चीज़ को समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम समझा रहे संसद, तो संसद के बारे में अगर हम समझा रहे तो वाक्य बन जाता है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? कोई भी जानता है? पवन को का संधि विच्छेद है पुष्प जोड़ वान। पुष्प जोड़ वान को जोड़ देंगे तो बन जाएगा पवन, ठीक है। अब वो लोग बहुत जो बोले प जोड़ वन, नहीं, पुष्प जोड़ वान को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा संधि विच्छेद। जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसे क्या कहते हैं? जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसे हम वामचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? वामचारी। देखिए पूछा है कि जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? वामचारी। ग्रुप बी में चलते हैं। यहाँ भी बड़ा अच्छा खासा हम लोगों को क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिले। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या होता है?
तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो बोल रहा है कि उपसर्ग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊपर या संलग्न होना। हिंदी व्याकरण में उपशब्द एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो किसी भी शब्द के पहले अगर जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय जो है वो बाद में जुड़ता है। प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद में जुड़ के उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे जुड़ा रहा है वाला, ता, तत्व, ठीक है, ये सब जुड़ जाता है, ये सब प्रत्यय है। जैसे स्वामी और स्वामित्व, अंतर हो गया। स्वामी मतलब मालिक, स्वामित्व मतलब अलग चीज़ हो गया, मालिकाना हक हो गया। बात समझ गए। यानी ये चीज़ बोल रहा है कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ के शब्द के अर्थ को बदल देता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। उपसर्ग पहले जुड़ता है किसी शब्द में और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। यानी किसी शब्द के पहले कोई शब्द अगर जुड़ जाता है और उसके मीनिंग को बदल देता है तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, और किसी शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है और उसके मीनिंग को बदल देता है तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग सफिक्स और परफिक्स इंग्लिश में बोलते थे। अब एक देखिए, आपको ये तो बहुत बार पूछता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर राइटिंग। इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे तो लेटर राइटिंग है कि अपने क्षेत्र में बिजली के समस्या के समाधान हेतु संपादक के नाम पर एक चिट्ठी लिखिए। संपादक को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या है। तो एक मान लो अखबार है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान अखबार के संपादक को लिख रहे कि सर इसके संबंध में एक लेख छापिए सर, अखबार में छपेगा तो सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा और सरकार हमारे ये समस्या का समाधान कर पाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिय संपादक, संपादक में लिख देंगे अखबार का नाम, प्रिय संपादक। अगर अखबार प्रभात खबर है तो प्रभात खबर लिख दीजिएगा। वैसे आप चूँकि एक क्या बोलते हैं, एक डेमो लिख रहे हैं इसलिए आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो प्रिय संपादक जो भी होगा अखबार यहाँ लिख देंगे प्रभात खबर, ठीक है। उसके बाद विषय हमारे समुदाय में या हमारे समाज में बिजली संकट का समाधान करने हेतु, अब नीचे लिख रहा है मैं एक गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए लिख रहा हूं कि हमारे समुदाय को बहुत लंबे समय से प्रभावित कर रहा है बिजली संकट। बार बार बिजली कटौती और अविश्वसनीय सेवा निवासियों के लिए बड़ी असुविधा बन गई है, जिससे हमारे दैनिक जीवन और अस्थायी अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ रहा है। जाहिर है कि मौजूदा बुनियादी ढांचा बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है। देखिए लिखा दिया है कि ये हमको भी मालूम है कि अभी जो बिजली हमारे पास है वो हमको 100% बिजली नहीं दे सकती। ये जाहिर है, हम भी जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये वाला मत बोल देना कि नहीं बिजली का कमी है, नहीं, हम जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जैसे जैसे हमारा समुदाय बढ़ता जा रहा है मौजूदा व्यवस्था पर दबाव और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। हम इस मुद्दे को अब और नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह न केवल हमारे आराम को प्रभावित करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी और स्कूलों जैसी आवश्यक सेवाओं को भी जोखिम पैदा करता है। इस समस्या से निपटान के लिए देखिए उपाय भी बताया, बोलता है इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। पहला, ये अखबार छापेगा ना, सरकार को ध्यान बताएगा कि ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, बुनियादी ढांचे का उन्नयन करें, या तो जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक करें जिससे हमारे बिजली का उत्पादन और बढ़ेगा। जैसे पावर ग्रिड बनाए, स्मार्ट ग्रिड बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर ग्रिड बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन होगा तो हम लोग ठीक होंगे। ऊर्जा के स्रोत का भी विविधीकरण कीजिए। क्यों केवल ऊर्जा हम बिजली से ही लाएंगे, सोलर के तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन करे ऊर्जा का, या तो हाइड्रोजन से बनाए, या तो कोयला से बनाए, ठीक है, या तो पानी से बनाए, या तो सोलर पैनल से बनाए, या पवन से बनाए, किसी से भी ऊर्जा बनाए, लेकिन ऊर्जा चाहिए। सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा, लोगों को सामुदायिक तौर पर सहभागी बनाए सरकार, और उनको शिक्षित करे कि बिजली को कैसे बचाना है। जिनको ज़रूरत है वही बिजली यूज करें, नहीं ज़रूरत है तो ऑफ करके रख दें। इससे क्या होगा, बिजली की समस्या, बिजली की जो खपत है, समस्या है, वो ख़त्म हो सकती है। तो बिजली की समस्या को ख़त्म करने के लिए ये भी काम सामाजिक तौर पर जागरूक लोगों को करना चाहिए कि भाई हमको अगर नहीं ज़रूरत है हम लाइट क्यों जलाएंगे, हम लाइट बंद करके रखेंगे, क्योंकि बिजली अगर बचेगी तो हमको काम देगा। आपातकालीन तैयारी, सरकार को इस बात की भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आपातकाल आ जाता है तो उसकी तैयारी क्या है, उस समय में कैसे ये सारे काम, ये बिजली के काम हो सकेंगे, इसके लिए भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और सरकारी समर्थन और वकालत भी बताया कि सरकार को कैसे किससे समर्थन लेना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, पूरा चीज़ लिख के कहानी और लिख दिया ईमानदारी से। सतीश कुमार सिंह, मटवारी, हजारीबाग, 9777158062। ये मेरा ही नाम है, हमने चिट्ठी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन दोष के कारणों को समझाइए। लेखन मतलब समझ रहे, लिखने की कला, लिखने की कला को लेखन बोलते हैं। तो लेखन दोष क्या है, लिखने के समय में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो बोलता है लेखन दोष कई कारणों से हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहाँ पे आपका राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ कुछ मुख्य कारण है। जैसे पहला,
अवस्थिति का प्रभाव, लेखक की विचारशीलता और लेखन क्षमता की विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। नहीं, हमारा सोच कैसा है और हम किस समय लिख रहे हैं, इसका भी असर पड़ता है लेखन पर। यदि वे तनाव में, टेंशन में लिख रहा है तो फिर वो दिख जाएगा लेखन में भी। अगर उसको चिंता है तब लिख रहा है कोई कहानी तो दिख जाएगा। अस्वस्थ, अगर बीमार है तब लिख रहा है तो दिख ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बीमार है, तो उसका लेखन अधिकतम प्रभावी नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति जब लेखन का काम कर रहा है, जब लिख रहा है, तो उसे तनाव, चिंता और अस्वस्थता नहीं होनी चाहिए, तो लेखन अच्छा रहेगा। समय की कमी के कारण ऐसा नहीं लिखना चाहिए। बहुत लोग समय की कमी के कारण जल्दी लिखने के चक्कर में बहुत सारी अशुद्धि कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो समय की कमी एक बड़ा समस्या है, तो बोल रहा है कि ये भी एक दोष है, समय की कमी के कारण लोग गलती करता है। और क्या, संवाद और अभिव्यक्ति कौशल में कमी। भाई कई बार ऐसा होता है कि जब आपने अंदर बात बहुत कुछ है लेकिन वो समझा नहीं पा रहे सामने वाले को, तो कई बार लेखक उन शब्दों का चयन नहीं कर पाता है जो उनके विचारों को प्रस्तुत करे, जो उनके विचारों को सही ढंग से प्रकट करे। तो ये भी एक समस्या है। तो पहला समस्या है कि उसके सिचुएशन, किस सिचुएशन में वो है, उसका प्रभाव उसके लेखन पर पड़ता है। समय का प्रभाव उसके लेखन पर पड़ता है। वो अगर संवाद और अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके कौशल अगर उसके पास नहीं, हम कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, आसान भाषा में समझा नहीं पा रहे तो नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। लेखक वही अच्छा होता है जो अपनी बातों को आसानी से समझा दे। लेखक की अनियमितता, अगर कोई व्यक्ति हमेशा लिखने का अभ्यास कर रहा है, रोज़ लिखने का अभ्यास कर रहा है, तो उसका लेखन सही होगा। लेकिन जो व्यक्ति रोज़ लिखने का अभ्यास नहीं कर रहा है, बहुत दिनों के बाद लिखने का अभ्यास कर रहा है, उसका लेखन हमेशा ठीक नहीं होगा। संदर्भ और ज्ञान की कमी, अगर रेफरेंस नहीं पता है, अगर आप लेखन में जा रहे हैं और उसका रेफरेंस नहीं पता या नॉलेज नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। और अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप किसी भी मुद्दे पर आसानी से लिख सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। ये है लेखन के दोष। अब हो रहा है लेखन कौशल का महत्व और प्रकार पर प्रकाश डालिए। लेखन कौशल का मतलब राइटिंग स्किल। तो भैया राइटिंग स्किल व लेखन कौशल का महत्व व्यक्ति की विचारशीलता भी तो बताए, अभिव्यक्ति क्षमता और संचार क्षमता को विकसित करने में होता है। यह न केवल व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है, बल्कि उनकी सोच को विशेष रूप से संगठित और प्रभावी बनाने में भी सहायता करता है या सहायक होता है। क्या क्या है तो देख लीजिए। निम्नलिखित है कुछ महत्वपूर्ण लेखन कौशल के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, संरचना और व्यावसायिकता। संरचना और व्यावसायिकता, अच्छे लेखक विचारों को स्पष्ट रूप से संगठित करने में सक्षम होते हैं। जो अच्छे लेखक होते हैं वो विचारों को स्पष्ट रूप से एकजुट करने में सक्षम होते हैं। वे विशेष तरीके से अपने लेख की संरचना तय करते हैं जिससे पाठक आसानी से उस बात को समझ सकें। विवेचना और विश्लेषण, लेखक अपने लेख में विषय की गहराइयों से विश्लेषण और विवेचना करते हैं। वे अपने विचारों के प्रमुख बिंदुओं पर प्रस्तुत करते हैं, प्रमुख बिंदुओं पर अपना प्रस्तुत करते हैं और उसके लिए समर्थन प्रस्तुत करते हैं। मतलब है लेखक सबसे पहला लिखा है कि संरचना और व्यावसायिकता। एक लेखक को, अच्छे लेखक को अपने विचार को एकदम स्पष्ट रूप से संरचित करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए कि ये बात हम लिखना चाह रहे हैं, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात पहुंचा देना। दूसरा, विवेचना और विश्लेषण। किसी भी चीज़ को, कोई बिंदु है, उसका विश्लेषण कैसे कर रहे हैं, उसको विवेचित कैसे कर रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। विविधता और साहित्यिक उपयोग, बहुत सारे बात को समझाने के लिए सीधा ना बोल के हम साहित्य का इस्तेमाल कर लेंगे। कोई पता चला कि एक शायरी का इस्तेमाल कर लिए, कोई टैगलाइन का इस्तेमाल कर लिए, किसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर लिए, तो वो आपके अंदर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। स्पष्टता और संवेदनशीलता, जो भी बात आप लिख रहे हैं एकदम क्लियर लिखिए और संवेदनशील बात लिखिए, जो समाज में किसी तरह का द्वेष, जो दुर्भाव ना फैले, वैसा होना चाहिए। लेखन के कौशलात्मक उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। तो लेखन में हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा लेखक वही होता है जिसके अंदर वो सारी क्षमता होनी चाहिए। पहला, सामाजिक प्रभाव। एक अच्छा लेखक वही है जो समाज पर प्रभाव डालता है। एक अच्छा लेखक वही है जो विचारों की प्रेरणा रखता है। एक अच्छा लेखक वही है जो सृजनात्मक और नवाचार हमेशा ढूंढता रहता है। और एक अच्छा लेखक वही है जो संचार क्षमता का विकास करता है। अगर लेखन कौशल आपको बढ़ाना है तो ये चारों चीज़ों पर आपको विशेष फोकस करना होगा, तब आप लेखन कौशल अपना बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीडिया लेखन की परिभाषा दीजिए। मीडिया लेखन अलग चीज़ होता है। जो अखबार में आप देखते हैं मीडिया लेखन, तो बोलता है मीडिया लेखन को एक ऐसे लेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि अखबार, पत्रिका, टीवी, रेडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया इत्यादि के लिए लिखा जाता है। यह लेखन विभिन्न प्रकार की मीडिया तक पहुंचने वाली जनता को संदेश प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। मीडिया लेखन के कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, पाठक या दर्शकों को संबोधित करना। मीडिया लेखन के अंदर ही क्या होता है, मीडिया लेखन का मुख्य उद्देश्य यह है कि लेखक या निर्माता अपने संदेश को उनके लक्ष्य और आवश्यकताओं के अनुसार पाठकों और या दर्शकों के साथ संबोधित कर सकता है। उद्दीपन और जागरूकता, मीडिया लेखन के माध्यम से व्यक्ति और समाज को जागरूक किया जा सकता है और उसको नए और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सूचित किया जा सकता है, जिससे उसकी जागरूकता और बढ़ेगी।
और मीडिया लेखन से क्या हो सकता है? मीडिया लेखन से संप्रेषण और संचार, बहुत सारी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। तो मीडिया लेखन एक प्रभावी संचार का माध्यम है जो लेखक को के द्वारा बनाए गए संदेशों को एक बड़े जन समुदाय तक, यानी एक मान लिया हम कोई बात लिखे, उसको अगर हम मीडिया में छपवा दें, चाहे पेपर में छपवा दें, चाहे सोशल मीडिया में डालें, कहीं भी मीडिया में छपवा दें, तो बहुत बड़े ग्रुप तक वो मैसेज पहुंच सकता है। विविधता और रूपांतरण, मीडिया लेखन विभिन्न प्रकार के साधनों और प्रारूपों में किया जा सकता है। बहुत तरह का साधन और प्रारूप में किया जा सकता है, जैसे कि लेख, विशेष लेख होगा, कोई हम स्पेशल लेख लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, विज्ञापन हम कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डाल सकते हैं। यह लेखनकार को विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके अपने संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मीडिया लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो जनता को जागरूक, संवेदनशील और समाज के में सक्रिय बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं और इसके भेद को उदाहरण सहित समझाइए। कारक तो सब जानते हैं, कारक क्या होता है? बोलता है कारक वाक्य में किसी क्रिया, कारक जो है वाक्य में किसी क्रिया या कार्य को पूरा करने में या वाक्य के अन्य अंगों के साथ संबंध बनाने में सहायक होते हैं। कारक जो है किसी काम को डिनोट करता है, कार्य को डिनोट करता है, उसमें मदद करता है, और साथ ही साथ जो हमारे वाक्य के अन्य अंग है उसके साथ संबंध बनाने में भी सहायक होते हैं। कारक वाक्य में किसी निश्चित विषय की क्रिया या कार्य की प्रक्रिया को संबोधित करता है। कोई भी विषय का कार्य क्रिया को संबोधित करता है। कारक के प्रमुख भेद होते हैं, कर्ता, आप जानते होंगे, कर्म, करण, साधन। तो सबसे पहले कर्ता क्या होता है? यह कारक उस व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है जो क्रिया का करने वाला होता है। उदाहरण के लिए कि राम ने किताब पढ़ ली थी, यहाँ पर राम करता है, जो करने वाला है। पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ रहा है, तो राम करता है। दूसरा, कर्म कौन है? कर्म क्या है? तो पढ़ना कर्म है। यह कारक वह वस्तु, बोलते यह कारक वह वस्तु या परिस्थिति होती है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया जो काम करता है। उदाहरण के लिए, मैंने अपने मित्र को उपहार दिया, तो भैया मैंने मतलब ये कारण कर्ता हो गया, और कर्म क्या था? अपने मित्र को, यहाँ पे मित्र कर्म है कि मित्र को हमने दिया। करण क्या है? तो बोलता है यह कारक वस्तु वह वस्तु होता है, सॉरी, यह कारक का वह वस्तु होता है जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है, नहीं जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है। जैसे मैंने दोस्त से यहाँ बोले मैंने दस्ताने से पत्र लिखा, तो यहाँ दस्ताना जो है वो क्या होगा? करण हो जाएगा। किसके थ्रू किए हैं? तो दस्ताने के थ्रू किए, तो दस्ताना यहाँ कर्म हो जाएगा। पेन से अगर हमने चिट्ठी लिखा तो पेन हमारा करण हो जाएगा। साधन, यह कारक का वह वस्तु होता है जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए, मैंने कार पर शहर घूमा, यहाँ पे कार क्या होगा? साधन होगा, जिस पर आप शहर घूमें। ये कर्ता के प्रकार है। और लिखा है अधिकरण। अधिकरण क्या है? यह कारक का वह स्थान होता है जिस पर क्रिया या कार्य होता है, जिस स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए, मैंने पार्क में सिर घुमाया, यहाँ पार्क क्या है? अधिकरण है। तो इन उदाहरणों से हम कारक के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाए। संधि और समास की परिभाषा दीजिए। संधि क्या है और समास क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो बहुत अच्छे से जानते हैं संधि और समास। संधि मतलब मिलके बनना, दो शब्दों से मिलके अगर कुछ बनता है तो उसको संधि बोलते हैं, और जब हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो इसको संधि विच्छेद बोलते हैं। दो शब्द को आपस में मिलाकर अगर कोई नया शब्द बना दिया जाता है तो उस शब्द को हम संधि कहते हैं, और जब दोनों शब्दों को तोड़ के अलग अलग किया जाता है तो उसको विच्छेद बोलते हैं। इसलिए आप देखिएगा संधि विच्छेद में दो शब्दों मतलब एक शब्द को तोड़ के दो शब्द बनाते हैं, और संधि में दो शब्द को जोड़ के एक शब्द बनाते हैं। तो संधि एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे अलग अलग शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाया जाता है और उसका अर्थ निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम आम, शब्दों को मिला के रामाम बना दिया। तो देखिए, राम अलग है, आम अलग है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो बन गया रामाम, तो इसका मीनिंग अलग हो गया। उसका अलग है, उसका अलग है, इसका अलग है, तीनों का अलग। समास क्या होता है? समास शब्दों के विभिन्न प्रकारों के मेल को कहते हैं। जब हम शब्द को मिलाएंगे तो समास कहेंगे, ठीक है। यह दो या दो से अधिक शब्दों के आपसी संबंध को बयां करने का एक विधान है, एक नियम है। माने दो या दो से ज़्यादा शब्द, जबकि संधि में दो ही शब्द हम जोड़ते हैं, संधि में दो शब्द जोड़ते हैं, और समास में दो या दो से ज़्यादा शब्द जोड़ के एक नया शब्द निकाल लेते हैं, तो वो समास कहलाता है। जैसे आदमी की भाग्यवान शब्दों को मिलाकर आदमी की भाग्यवान एक साथ जोड़ देते हैं, जिसका अर्थ होता है एक आदमी का भाग्यवान होना। इसको हम लोग बोलते हैं समास। तो समास में दो या दो से अधिक शब्द जुड़ते हैं और संधि में दो शब्द जुड़ते हैं आपस में। परियोजना प्रतिवेदन क्या है, इसकी विशेषता बताइए। रिपोर्ट राइटिंग, तो ध्यान दीजिए, रिपोर्ट राइटिंग भी एक कला है, एक आर्ट है। हर व्यक्ति रिपोर्ट नहीं लिख सकता।
आप देखते होंगे बहुत लोग रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्टिंग करने का अभी तो बोल के रिपोर्टिंग होता है, जैसे मीडिया वाला चला गया कहीं रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन सोचिए अखबार वाला कैसे करेगा। मान लो कि नेशनल हाईवे 33 पर एक हुआ अचानक हादसा और 10 लोगों की होगी मौत, तो कैसे लिखेंगे? तो बोलने वाला वीडियो दिखा देता है, देखो 10 लोग अभी मरे हैं, पूरा बोलता है वो, तो वो बोल रहा है, लेकिन सोचिए जो अखबार में छापता है वो कैसे लिखेगा? उसको तो रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ना, एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि ये हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग में 10 तारीख को इतना बजे यहाँ पे ये घटना घटी है, इतने लोगों की मौत हुई है, कौन कौन अधिकारी आए हैं, जाम लगाया कि नहीं लगाए, लोग तोड़फोड़ किया, ड्राइवर भागा कि नहीं भागा, सारा चीज़ कहानी बना के लिखता है। और ऐसा लिखता है कि हम अखबार जब पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है हमको अच्छा लगता है पढ़ने में। मज़ा तो नहीं आता किसी के मरने का खबर सुन के, लेकिन अच्छा लगता है, हम पढ़ाई को समझ पाते हैं वो बोलना क्या चाह रहा है। तो वही रिपोर्ट राइटिंग है। प्रोजेक्ट राइटिंग तो बोलता है परियोजना प्रतिवेदन एक विशेष प्रकार का रिपोर्ट होता है जो किसी परियोजना की प्रगति, परिणाम और उपलब्धि का विस्तृत विवरण होता है, जिसमें रिपोर्ट में सब लिखा रहता है। यह रिपोर्ट अक्सर व्यावसायिक, बिजनेस से रिलेटेड बनता है या शैक्षिक संदर्भों में तैयार किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधन टीम होती है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सारे लोग प्रस्तुत करते हैं। परियोजना प्रतिवेदन की विशेषता क्या है? तो पहला, प्रतिवेदन में किसी प्रकरण, प्रकरण मतलब किसी इवेंट, घटना या कार्य योजना का प्रसंग के मुख्य बातें लिखा होता है। प्रतिवेदन में बातें एक क्रमानुसार लिखी जाती है, सिस्टमैटिक लिखा जाता है रिपोर्ट में बात। प्रतिवेदन में बातें विस्तार में नहीं, संक्षेप में लिखी जाती। जब रिपोर्ट बनता है तो उसमें डिटेल नहीं लिखना, संक्षेप में बात लिखना, उसको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए उनका एक ही अर्थ और एक ही परिणाम होता है। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका एक अर्थ हो, ताकि समझने में किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तथा स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता होती है, स्पष्ट होना चाहिए जो भी बात होना चाहिए। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती। हाँ, लेखक जैसे मान लो हम रिपोर्ट लिख रहे थे, हम अपना फीलिंग थोड़ी लिखेंगे, जो रिपोर्ट सही है वो लिखेंगे, हम अपना फीलिंग नहीं बताएंगे, व्यक्त नहीं की जाती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि कही जा सकती जिसमें संदेह पैदा हो। हाँ, नहीं हम कोई ऐसा बात लिखेंगे नहीं रिपोर्ट में जिसमें कन्फ्यूजन पैदा होगा। रिपोर्ट एकदम क्लियर। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, अर्थात यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सही बात है तो न पक्षपात करेंगे, न कल्पना करेंगे, न भावना। बोला परियोजना की प्रगति का विवरण बहुत जरूरी है। यह रिपोर्ट प्रोजेक्ट की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें कार्य की समाप्ति, बचे हुए काम, आगे की योजनाएं। जैसे ये मान लीजिए हॉस्पिटल बन रहा है, एम्स बन रहा है अगर, या एयरपोर्ट बन रहा है, अगर हम हजारीबाग में एयरपोर्ट बना रहे हैं तो भाई उसका रिपोर्ट लिखेगा ना, तो क्या होगा, रिपोर्ट में लिखा जाता है कितना समय लगेगा, कितना काम बचा हुआ है, बचे हुए काम कितने समय में, आगे की क्या योजना है, कैसे करेंगे, ये सब रिपोर्ट में लिखा जाता है। उसी तरह से समस्या और उत्तर का विवरण, जो समस्याएं आ रही है उसका उत्तर भी लेना होगा। मान लो कोई एमपी है तो उससे पूछा जाएगा भाई आप हजारीबाग में एयरपोर्ट बनाने के चक्कर में आसपास के लोगों को पूरा धूल खिला ले, कितना दिन तक और खाएगा, तो वो समस्या भी देना और उसका उत्तर का विवरण भी लिखना होगा। संसाधनों का प्रबंधन के बारे में भी सवाल आपको लिखना होगा। बजट और वित्तीय प्रगति के बारे में भी रिपोर्ट में लिखना होगा। और संदेश और संचार, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो रिपोर्ट में ये सारी बातों का जिक्र होना जरूरी है ताकि पढ़ने वाले को आसानी से रिपोर्ट समझ आ जाए। अब एक शब्द है पल्लवन कीजिए, तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। पल्लवन करना, पल्लवन का मतलब क्या होता है? एक होता है संक्षेपण, एक होता है पल्लवन। कम लिखे हुए बात को ज़्यादा लिखना पल्लवन कहलाता है, और बड़ा कहानी को छोटा समरी में लिखना संक्षेपण कहलाता है। तो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर इसका जाएगा मॉडल सेट का। आप लोग देखिए और मज़े से बहुत प्यार कीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और शेयर भी अपने दोस्तों तक कीजिए, जितने कॉलेज के ग्रुप या अपने दोस्त के ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।